Prateek, welcome to the Bombay Journey. How are you doing? I am doing absolutely fine. Thank you very much for having me. तो यार बहुत कम हमें सेट से लोग आए हैं बॉम्बे जर्नी पे. हम लोग जनरली गाड़ी चलाते चलाते करते हैं ये. So are those the vanity lights hitting your face right now from this side? Oh yes. So ये ऐसा हुआ क्या कि मतलब स्कैम 1992 करते ही 3-4 फिल्में आ गई फटाफट और आप सीधा सेट पे हो अभी? नहीं मतलब वैसा वो भी हो रहा है कि बहुत सारी चीजें अभी मैं सुन रहा हूँ, लोग अप्रोच कर रहे हैं, सो वो भी जल्दी होगा. पर ये सब पहले के कमिटमेंट थे जो अभी लॉकडाउन की वजह से सारे टाइमलाइन हिल गए थे यार. तो अभी सब कुछ एक साथ हो रहा है. ये बताओ मेरे को, जब कुछ इतना बड़ा हिट होता है एक आर्टिस्ट के साथ, is there like a happy dance that you have? Is there like a thing that you do जब भी कोई बोलता है अरे सर छा गए आप या बहुत बढ़िया काम किया? Do you do like a little like groove or do you eat something like a dabeli or something? What is it? तो वैसा कोई मूव मैंने सोचा नहीं था, but that's a good idea यार. I should start dancing. The Scam 1992 audio track that everybody is grooving and going mental about. I saw आप लोग भी, हंसल साहब भी, the whole crew did a little groove on it. Yes. So when you guys meet up, I am yet to dance on that number. Yeah. So I am yet to dance on that music. आज करेंगे ना? I will dance. आज रील बनाएंगे. आज करेंगे. तो tell me this, when the crew meets, you don't know when you're shooting with such a crew that this is going to blow up. Was there chatter on set and was there that anticipation कि नहीं ये फटेगा? या आपको कुछ you went into it like? No, I don't remember any such discussion that we had. Well, I mean, we were all sure that it is going to be a good product. कि मजा आएगा. इतना ही था सबके दिमाग में. ऐसा बड़ा बॉम्ब फटेगा मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा. मैं आपकी यार कहानी पढ़ रहा था और I'll start with the Mumbai bits. मुंबई में हमेशा आपके पास वो एक व्यक्ति होता है जो किसी को जानता है, जो किसी और को जानता है, जो किसी को जानता है और जो आपको कास्टिंग दिलवाता है. तो उस कहानी के बारे में जरा बताइए ना प्लीज. तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यार. जैसे आपने बहुत सही बताया कि जो किसी को जानता है, जो कहाँ किसी को जानता होगा, जो कैसे. पर मुझे ये पूरा लिंक ना कभी समझा नहीं था कि कैसे कहाँ किसको अप्रोच करूँ, किससे पूछूंगा, कैसे होगा. और ये फिल्म, ये तो स्कैम तो मेरे साथ मतलब मेरे पास इसलिए आई शायद कि मैंने आगे जो गुजराती फिल्में की थी दो, वो हंसल सर ने देखी थी. उन्होंने मेरा थिएटर का एक शो देखा था एंड दैट्स हाउ आई गेस आई गॉट दिस पार्ट. बिकॉज मैंने इसके लिए ऑडिशन तो दिया था पर उन्होंने ऑडिशन कभी देखा ही नहीं. क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो? वो उन्होंने अभी बताया मुझे कि मैंने तेरा ऑडिशन नहीं देखा था, बट आई हैड वॉच दीज 2 फिल्म्स, सो आई हैड दिस नेम इन माइंड. काम ही काम को लाता है, ये चीज मतलब ऐसे ही प्रूव्ड इट. यार मैं आपके कई जगहों पर आंसर्स पढ़ रहा था और आई रियलाइज दैट यू आर वेरी सेल्फ अवेयर आदमी. मतलब यू नो व्हाट यू आर स्टेपिंग इनटू. व्हाट डज दैट डू टू यू जब आप इतनी ऑडिशंस दे रहे हो और आपको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? व्हाट डज दैट डू टू यू एज अ पर्सन? क्या मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? ये मोटिवेशन का तो ऐसा है ना कि ये पूरा फील्ड ही एक्चुअली होप पे चलता है. ये पूरा फील्ड ही ऐसा है. रोज रात को अपने आप को एक अच्छी होप देते हो कि कल देखो कुछ होगा यार, समथिंग माइट कम माय वे. तो मुझे अपने आप को उस जब वो मौका आएगा ना उसके लिए तैयार रखना है. दैट्स द ओनली होप दैट यू हैव एंड आई गेस दैट्स द ओनली वे टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री. सो एक वही चीज थी. दूसरा ये था कि ये काम में इतना पैशन था कि इसके लिए किसी को ब्लेम करना या किसी को कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है. बिकॉज ज्यादातर लोग इस फील्ड में अपनी चॉइस से आए हैं. करेक्ट. मेरा भी ऐसा ही था. फुल फ्लेजेड करियर, वो फुल फ्लेजेड सेट कॉर्पोरेट करियर छोड़ के इसमें फुल टाइम जाना, वो मेरा ही डिसीजन था. सो ठीक है, I had decided it. This is my passion and this is how I would want to do it. पर हर एक ऑडिशन में जाना, रिजेक्शन हो, चाहे कहीं कुछ काम मिले, चाहे कुछ कहीं नहीं मिले. So the only thing is that you constantly find a place to improve yourself. कि ये नहीं हुआ है तो शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद मुझे improve होना है. And I guess that's the positive outlook towards this entire setup, which can keep you going. Correct. नहीं तो वो नेगेटिविटी सीप इन होना बहुत आसान है यार इसमें. वही तो कि मुंबई जर्नी, बॉम्बे जर्नी में हम लोग क्या है ना, ऐसा गाड़ी चलाते रहते हैं, स्टेशन के सामने खड़े हो जाते हैं और देख के बात करते हैं स्टेशन को. अब आप इमेजिन करो अंधेरी स्टेशन है, 2004 है. हाँ. अभी क्या झोला लेके आए थे और क्या सोच के आए थे बताओ मेरे को. मैं तो देखो इंजीनियरिंग खत्म की थी, रिजल्ट निकला, रिजल्ट लेके सीधा बॉम्बे पहुंचा था. I have my मासीज and my cousins who stay here. So स्कूल के भी सारे वेकेशन जनरली बॉम्बे में आते ही थे हम लोग. तो पार्ला और चर्नी रोड और ये 2 जगह थी जहाँ पर मेरे कजिन्स और ये सब रहते थे. सो फैमिलियर प्लेसेस थी मेरे लिए. और वैसे मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ था, मैं पला पड़ा सूरत में. अच्छा ऐसा है? कौन से एरिया में? हाँ, कांदिवली.
हाँ मतलब गुजराती गढ़ है भाई सारे, पार्ला भी गढ़ है, चरनी रोड। तो नैनीहाल यहाँ पर था, इसलिए आई वाज बोर्न हियर एंड दैट्स हाउ यू नो, सो दैट्स देयर रिलेशनशिप विद बॉम्बे आई गेस सिंस द चाइल्डहुड, सिंस द बर्थ। तो मुंबई वैसे नया नहीं था मेरे लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री और सूरत का छोटा मोटा थिएटर का एक्सपीरियंस लेके आ गया था 2004 में कि अब ये दोनों फील्ड में काम करना है तो बॉम्बे इज द ओनली प्लेस एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर लोगों से मिलना शुरू किया कि थिएटर करना है। सडनली फिर फिल्म टेलीविजन बहुत बड़ा बन गया था 2006, 7, 8 और वो तो पूरा ही अलग कल्ट, पूरा टेलीविजन अलग ही चल रहा था। तो उसमें भी सोचा कि कुछ शायद मिल जाएगा, कुछ कर लेंगे, पर तब कुछ हुआ नहीं। और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट साइड पे साइड चल रहे थे, बहुत बहुत छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। जैसे कि कुछ बताओ एक दो। मेरे कजिन के ना कुछ प्रोडक्ट्स थे जो वो लोग बनाते थे, तो कहीं दिवाली में या कहीं पर किसी मॉल के पास स्टॉल लगा के उसको बेचना, और ये सब भी टाइम पास चलता था पार्ट टाइम। फिर मैंने कंपेयरिंग के शोज बहुत सारे किए हैं, करेक्ट, बच्चों की बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट शोज, किटी पार्टीज, बहुत सारा कंपेयरिंग किया। फिर मैंने ये मोबाइल के जो टावर्स लगते हैं ना बिल्डिंग्स पे, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो वो कुछ 8-10 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। फिर वाटर टैंक क्लीनिंग, 2-3 मशीन लेके 4 बंदों को ट्रेन करके वाटर टैंक क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेता था मैं। पार्ला में कुछ 10-12 बिल्डिंग के ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, वो किया। उसके बाद मैंने मतलब मेरे इंजीनियरिंग के कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स तो चलते ही थे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ। तो वो कभी एक प्रोजेक्ट 1.5 साल चला, कोई एक प्रोजेक्ट 6 महीना चला। उसमें एक बीएससी का प्रोजेक्ट था, उसमें भी आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्रोजेक्ट। तो वो किए, और फिर 2008 से 2016 फुल फ्लेजेड जॉब की। मतलब जिस कंपनी के लिए मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार आप फुल टाइम ज्वाइन कर लो हमें, वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल एंड एन इंजीनियर। सो उनको ज्वाइन किया। वो तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल था, सो बॉम्बे में ही ऑफिस था। तो 8 साल आपकी डेजिग्नेशन क्या थी फॉर 2008 to 16? I joined as assistant manager, and when I resigned, I was deputy general manager. तो वहां भी हर 3 साल में प्रमोशन मिला, मतलब ऑलमोस्ट हर 2-2.5-3 साल में प्रमोशन मिलते गया मुझे। वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करता था मैं, मेरा प्रोफाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग बन गया था। और साथ में मैं थिएटर करता था। जॉब के साथ ही मैंने 2012 में बेयार की, मेरी पहली गुजराती फिल्म, करेक्ट, जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए। फिर बार तो छुट्टियां मिलेंगी नहीं, इसलिए 2 साल तक दूसरी कोई फिल्म कर नहीं पाया। पर फिर रॉन्ग साइड राजू आई, तो वापस वही 20-22 दिन की छुट्टी लेके रॉन्ग साइड राजू शूट करी। उसको फिर नेशनल अवार्ड भी मिला 2016 में। करेक्ट। और फिर 2016 तक ऐसा हो गया था कि यार इंजीनियरिंग में भी अच्छे ऑफर आ रहे थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, और यहाँ भी अच्छे ऑफर आ रहे हैं। तो अब 2 में से एक फील्ड सिलेक्ट करना मतलब कंपलसरी हो गया था, बिकॉज अब दोनों जगह पर अपॉर्चुनिटी लॉस होने लगा था। जीएम बन सकता है वो आदमी, आज हीरो है। Very cool, very cool. And that's how I guess by August 2016 when I resigned and I became full-time actor. It's this field that makes you very resilient and very powerful. But you've done engineering, मतलब वो फटके मारती है, अलग ही लेवल है पूरा। वो अलग लेवल फटके मारती है। तो हाँ। यार मैं जब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा फैन बॉय, क्योंकि मैं ना आर्टिस्ट को जब कुछ कर रहे होते हैं ना मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। There is this bit where you keep doing this, okay? And I think in the very first episode, there is this, you keep doing this. this बहुत करते हो, and you continued that mannerism. ये मैनरिज्म्स कहाँ से उठाए आपने, या खुद की इजाद थी ये, या हंसल साहब के साथ कुछ बैठ के बात हुई? नहीं, तो ऐसा था कि मैंने थिएटर में ना ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, और वो थिएटर में ज्यादातर मैं मोनोलॉग करता था। तो मोनोलॉग में ऐसा है कि 2-2 घंटा आप एक किरदार को पूरा निभाते हो, और वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स मैंने बहुत किए हैं थिएटर में मोनोलॉग के फॉर्मेट में। सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट क्रिएटिंग दीज मैनरिज्म्स, you know, playing with body language, a little bit of changes, and then you actually create different age group also. थिएटर में ज्यादातर क्या होता है ना कि विदाउट मतलब दाढ़ी, मूछ और पैच और कुछ नहीं लगाना है, वहीं का वहीं आप पूरा उसका एज ट्रांजिशन दिखाओ। That's how you get trained on stage. Correct. तो ये मैंने स्टेज पे बहुत किया था, so that helped me a lot. जहाँ तक हर्षद के मैनरिज्म्स और इसकी बात है, तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और जाना, कि उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना था। So there is a constant restlessness in the body. Yeah. You know, he's constantly thinking. अब ये कॉन्स्टेंटली थिंकिंग वाला जो मामला है ना, उसको जब पोर्ट्रे कर रहे हो आप, सो आई एक्चुअली हैव टू प्ले विथ माय आईज। और वो बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। और दूसरा ये जो कांस्टेंट मूवमेंट है,
फिंगर्स का, अंगूठे का, कहीं ना कहीं बॉडी में वो कांस्टेंट कांस्टेंट बॉडी में एक है वो मूवमेंट कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत जल्दी कुछ करना है, काम करना है, इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. सो आई स्पोक टू अंशुल सर कि सर ऐसी 2-3 चीजें मैंने सोची थी कि ये करूंगा मैं. तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था, ये मुझे पता है, फोन पे डिस्कशन हुआ था हमारा. He said you do whatever that you feel, but make it a part of your body. कहीं पर फोर्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर फोर्स लगेगा तो मैं वो नहीं करने दूंगा. तो वो वन साइडेड स्मॉक है जहां तक वो बॉडी लैंग्वेज का सवाल है. मैंने चलने का भी जो एक स्टाइल है अलग से, बिकॉज वो बहुत ग्रेजुअली चेंज होता है उसका. He was always a confident man, पर जब वो कॉन्फिडेंस एरोगेंस बन जाता है, उसकी चाल ही बदल गई है, पूरा शोल्डर पोजीशन चेंज. वेरी कूल, इंटरेस्टिंग. सो ये जो चरनी रोड, आपका पार्ला, कांदेवली, आर दीज ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू प्लेइंग हर्षद मेहता, या गुजरात से ही जो लर्निंग लेके आए हो, जो पले बड़े हो, उसका लर्निंग है? Tell me about like picking up the nuances of the places and the geography bit of this. So as far as the language is concerned, so Gujarati is my first language, it's my mother tongue, so that helped me a lot creating a Gujarati character in front of the camera. और जहाँ तक उसके टोनेशंस का सवाल है, जहाँ तक बोली का सवाल है, तो गुजरात में भी ऐसा है ना कि हर एक स्टेशन पे बोली बदलती है. करेक्ट. आप बॉम्बे से अगर ट्रेन में निकलोगे कभी, तो आप बॉम्बे से जाना वलसाड़, वापी, वलसाड़ का अलग टोन है. सूरत हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, उसका वोकेबुलरी अलग है. सूरत के आगे भरूच, बड़ौदा इज डिफरेंट, अहमदाबाद इज डिफरेंट, काठियावाड़ इज डिफरेंट, एंड कच्छ इज डिफरेंट. इफ यू सी द एंटायर गुजरात. मैं सूरत से हूँ, पर क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब से थिएटर में था, तो मेरी गुजराती ना हमेशा एक न्यूट्रल गुजराती थी. एंड थिएटर गेव मी दैट फ्लेयर दैट आई कैन एडेप्ट एनी रीजन. सो मैं काठियावाड़ी भी बोल सकता हूँ उतना ही फ्लुएंटली, मैं अहमदाबादी भी उतना अच्छे से पिकअप कर पाया, और ये भी. और बॉम्बे की गुजराती मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की, बिकॉज मेरे सारे कजिन जो बॉम्बे में हैं, उनकी गुजराती बहुत अलग है, उनके कुछ न्यूएंसेस भी बहुत अलग है. इट इज दिस ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प मी अ लॉट. और जहां तक मतलब मैंने बॉम्बे में बहुत सारे गुजरातीज को देखा है, द वे दे अप्रोच, यू नो, उनका नजरिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट जब हम सूरत में होते थे, यहाँ से जो लोग आते थे सूरत, तो उनके साथ डिस्कशन करने में भी बहुत मजा था. तब तो खैर बहुत छोटा था, पर उनका एक अप्रोच अलग है, उनकी गुजराती अलग है. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन से बहुत हेल्प मिली मुझे. इंटरनेट की दुनिया ना, लैंग्वेजेस और क्या बोलते हैं आपके, दे ट्राइंग टू गो हाइपर लोकल. ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आगे जाके यू नो दिस लिंग्विस्टिक अप्रोच टू कंटेंट विल बी अ बिग थिंग. यहाँ बॉलीवुड में हमेशा से गुजराती या टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड को बहुत अलग दृश्य से देखा गया. मराठी सिनेमा ऑल्सो जो वहीं पे बना है, वहीं पे उसको मतलब गढ़ है उसका. तो हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस सॉर्ट ऑफ बिफोर स्कैम, आई माइट ऐड, कि गुजराती सिनेमा वाज सीन एज अ डिफरेंट थिंग एंड यू वर सीन एज अ गुजरात का एक्टर, क्योंकि मुंबई का आर्टिस्ट बोलते हैं, जैसे आप बोले ना अभी मुंबई से आता है कोई. सो हैव यू एवर सीन दैट हैपन अराउंड यू? Oh yeah, it happens a lot यार, it happens a lot. So generally लोग इंट्रोड्यूस भी ऐसे ही करते हैं कि he's been doing Gujarati theatre and Gujarati films. Generally actors are actors यार, and language is, I guess language is the last thing that you need to communicate anything. Correct. हम बोलते हैं ना, फिल्म की, थिएटर की, म्यूजिक की कोई भाषा ही नहीं होती. मतलब मैं अगर हिब्रू में भी कुछ बोलूं और आपको समझ में आ रहा है, then that is what we actually want as an actor. Correct. कि वो भाव और भावना और इमोशंस पहुंचने चाहिए. बाकी सब लैंग्वेज इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स दैट यू यूज. तो ये एक डिफरेंशिएशन तो होता है. इनफैक्ट गुजरात में भी ये होता है, मुंबई के गुजराती और गुजरात की गुजराती. सो फॉर देम इट इज लाइक यार बॉम्बे से गुजराती एक्टर्स बुलाते हो आप, लोकल गुजराती एक्टर्स. सो आई मीन ये अभी लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये वैसा है. नहीं, I think I should appreciate the makers of Scam 92 also, and probably the last question around Scam. कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न आर्टिस्ट नॉर्थ ईस्टर्न बायोपिक में नहीं कास्ट हो रहे थे. तो आई एम रियली हैप्पी कि एक गुजराती व्यक्ति गुजराती लेड कैरेक्टर में कास्ट हुए. So I think kudos to the makers of Scam 1992, and we'll do the dance. And that's a big thing. One another point is, see, always, I mean, if we see on a larger perspective, be it television or be it mainstream films, Gujarati per se has always been portrayed like caricaturish characters, or it was always mimicked upon. वो loud जो एकदम जो होता है ना वो गुजराती, मतलब वो कैरेक्टर ही एकदम कैरिकेचरिश होता है. And not everybody talks like that. वो तो है ने हमेरे में ऐसे, nobody talks like that. You go to Gujarat and meet people, you will see that there not everybody talks like this. Their Hindi is Hindi, their Gujarati is Gujarati. So this is the first time that I could, you know, play a neutral Gujarati character on screen. Then whenever they are talking in Gujarati, that's an authentic Gujarati. Yeah, true. So nowhere we are trying to make fun of it. Correct. Same thing happens with a lot of other regional, you know, I'm sure. regional languages also.
Telugu and Tamil for the longest time have been portrayed. Telugites and Tamilians have always been portrayed like that in Bollywood. So like any South Indian character, it's Ayyo, and that has to be there. Yeah, any and Punjabi character, Papa ji has to be there. Matlab, it is so cliche. No, very true, very true. I mean, up till like 5 years ago, in a very big film by a very big South Indian director only in Bollywood, ended up having the leading lady speak like that. So, whoever gets it, mention it in the comments below, I guess. तेलुगु इंडस्ट्री में ना, जैसे आप सुबह 7 बजे अगर आएंगे शिफ्ट पे, तो आप गाड़ी से उतरेंगे या आप बाइक से उतरेंगे, आप बस से उतरेंगे और सामने आपको टिफिन मिलेगा. टिफिन मतलब नाश्ता. तो ये एक लेजिटिमेट रूल है. मतलब आपको 7 बजे पहले आप टिफिन करो, फिर आप सेट पे भी जाओ. मतलब आप लाइट भी तब चालू करोगे. तो is there, and this is a fascination, like does Gujarati set, do Gujarati sets have like a lot of farsan and a lot of So most of the Gujarati films are being shot in Ahmedabad and in Gujarat. और वहाँ खाने पीने की कभी कोई मतलब आप ऑप्शन ढूंढते रहो, बस ऐसा है कि आप क्या खाओगे ये you have to decide. There are lots and lots of options. So खाने पीने में तो गुजरात में मजा ही मजा है. So tell me a little more about your gig with Mumbai और Bombay. वो क्या क्या जर्नी रही है बॉम्बे के? तो आप आए, रहने का भी मेरे पास हमेशा एक कहानी रही है जहाँ पर किसी ने आपको घर दिया, ऐसा एक बॉम्बे का स्टोरी रहता है. तो व्हाट इज योर मुंबई टेल? पहले तो मैं जैसे बॉम्बे आया था ना, तो पहले ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो मैं मासी के साथ ही रुका था. वहीं से सब काम करना और देखना करना शुरू किया. फिर मुझे लगा कि यार लंबा रहना है, प्रॉपर सेटअप करना है, तो रेंट पे घर लेते हैं. मैं पार्ला में ही रेंट पे घर लिया और मैं 2004 से लेके 2014 तक पार्ला में ही था. 10 साल अलग अलग घर बदल के कैसे करके. तो मैं बताऊं मेरे लिए मुंबई क्या है. मेरे लिए बॉम्बे ना बचपन से क्योंकि आता था, तो मेरे लिए बॉम्बे मतलब लोकल ट्रेन और उसकी आवाज, फिर लोकल ट्रेन में मिलने वाले जो खिलौने होते थे तब तो बहुत होता था ये. और मेरे वेकेशन में आते थे हम लोग, तो लोकल ट्रेन में कहीं भी मतलब ज्यादातर जर्नी मेरी होती थी पार्ला से चर्नी रोड या पार्ला से नरीमन पॉइंट और नरीमन पॉइंट से वापस, और इसी मतलब पैच में ज्यादा घूमता था. तो वो जब ट्रेन में रात को वापस आते थे ना, तो ट्रेन में वो टाइम होता था लीची का. सो लीची, फिर यहाँ का वड़ा पाव, फिर चौपाटी की भेल, जू की और चौपाटी की भेल, जू के बर्फ के गोले, कुल्फी, ये सब मेरा मतलब मेरे लिए बॉम्बे ये है. और यहाँ जो मोगरा है ना, मोगरे की खुशबू, वो बॉम्बे का टिपिकल एक स्मेल है. मार्केट एरिया में कहीं भी गए ना, तो वहां पर ये मोगरे की खुशबू बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती थी. यार आप पहले आदमी हो गए जो मोगरे की खुशबू के बारे में बात कर रहे हो. जनरली मच्छी और टट्टी या लोगों की खुशबुओं के बारे में बात होती है. मैंने पार्ला ईस्ट में जितना मार्केट है ना पूरा, वो बहुत ये स्मेल किया है. और ट्रेन में भी वो बहुत बेचने आते थे वो लोग. करेक्ट. मासी के घर पे, बुआ के घर पे जाता था, तो सबके घर में पूजा होती थी और पूजा के लिए वो फूल बहुत आते थे. तो वो एक स्मेल ना मेरे दिमाग में है. मतलब whenever I actually smell this मोगरा एंड ऑल, मुझे पुराना बॉम्बे याद आता है. दैट इसके अलावा कोई खाने के आइटम, क्योंकि हम मुंबई के क्वेश्चनों में ये पूछ ही लेते हैं आपसे, आपने खुद ही से बताया. पाव भाजी है, समोसा पाव है, वड़ा पाव है, फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डोसे. यहाँ खाने में बहुत मजा आता था ना. ऑल मतलब, और पार्ला वेस्ट में जो बजाज रोड है ना, वहां पर तो मजा ही मजा आ जाता था. और मिठी बाई के पास सामने वाला पूरा एरिया. करेक्ट. भाईदास में इतने शोज किए हैं, पृथ्वी में इतने शोज किए हैं कि वो एरिया तो मतलब ऐसा था कि यार आई फील लाइक एट होम. करेक्ट. पृथ्वी के आगे वाला भेल वाला भी बहुत बेहतरीन. अरे वो बाहर गेट वाला जो भेल वाला है, वो तो हमारा ऐसा होता था कि स्टेपल डाइट है. करेक्ट. कुछ है नहीं, टाइम ही नहीं है, बाहर जाके फटाफट खा के आ जाओ. और बहुत अफोर्डेबल होता था ना वो भेल और सेवपुरी सबसे अफोर्डेबल चीज थी. करेक्ट. सो अभी मुंबई का क्या डेफिनेशन है आपके लिए, क्योंकि आई एम श्योर इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस नाउ, एंड वेयर आर यू नाउ? बॉम्बे यार मेरे लिए ना पहले से, मुझे बॉम्बे की एनर्जी बहुत बहुत पसंद है. मतलब जब कभी भी आप बॉम्बे के किसी भी स्टेशन पे उतरो ना, तो ये मतलब लोग जितनी एनर्जी से चलते हैं, लोग जितनी एनर्जी से काम के लिए भागते हैं, वो एनर्जी बहुत कंटीजियस है. करेक्ट. और वो सब जितने लोगों का पसीना है ना बॉम्बे को बनाने में या यहाँ काम करने में, आई गेस वही खुशबू है यहाँ पर. एंड द मोमेंट यू गो आउट ऑफ बॉम्बे यू मिस दैट. दैट्स ट्रू. ठीक है, बाकी बहुत कुछ है वैसे तो, कि यार इतनी भीड़, इतनी सारी चीज, मतलब ना सांस लेने की जगह है, ना सांस लेने की फुर्सत है किसी को. ऐसी जगह है बॉम्बे कि बियॉन्ड अ पॉइंट यू फील कि यार कहीं दूर चले जाते हैं, थोड़ा शांति से रहते हैं. पर आप निकल के देखो तो मेरे लिए तो ये होता है कि 4 दिन में मुझे लगता है कि चलो वापस.
ऐसा हो सकता है, बॉम्बे आपको ऐसा कर मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं नहीं रह पाता बाकी कहीं भी कभी। दूसरा, मुंबई में जो प्रोफेशनलिज्म है, द वे पीपल वर्क, द वे देयर पैशन इज, बिकॉज जितना मैं समझ पाया हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से जिसको बहुत कुछ कर लेना है, जिसको कुछ अचीव करना है, जो पैशन ड्रिवन है ना, वैसे लोग बॉम्बे में इकट्ठा हो गए सब। वो पूल है, वो टैलेंट पूल है, वो करने ही आए हैं कुछ यहाँ पर बड़ा उखाड़े। हाँ, कुछ करना है किसी भी फील्ड में, फिर वो फाइनेंशियल फील्ड हो या एंटरटेनमेंट फील्ड हो या कुछ भी हो, सब जिसको कुछ करना है, मतलब ज्यादातर लोग वैसे ही छोटे मोटे शहर से यहाँ पहुंचे। तो ये जगह ऐसी है ना कि बॉम्बे के बाहर जाके मैं वो प्रोफेशनलिज्म बहुत मिस करता हूँ। ट्रू यार, जो बोला है वो करना है ना, इतना सिंपल चीज है, उसमें कहाँ मतलब कहीं ऐसा होता है कि हम कहीं जाके शो करते हैं, माइक वाले को सिर्फ इतना बोला होता है कि कॉलर माइक चाहिए, वो उसमें भी कुछ अलग अलग चीजें होती है, फिर मतलब इतनी सिंपल चीज भी सिंपली कम्युनिकेट होके हो नहीं जाती। सो एनी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक फन थिंग्स दैट यू टेक फ्रॉम बॉम्बे? जैसे वांदा तो मेरे को देख के पता चला स्कैम कि वांदा एक्चुअली गुजराती से आया हुआ है, मराठी या क्या बोलते हैं आपका मुंबईया लैंग्वेज नहीं है। तो बम्बईया लैंग्वेज आपको जो भाती हो या कुछ रहती हो आपके साथ? बम्बईया लैंग्वेज में तो वो बहुत कुछ है, ऐसे कैसे, इधर उधर, मतलब राइम इधर उधर, और मोबाइल ऐसा भी करते हैं। हाँ, मोबाइल में है ना नंबर, बेटा नंबर विंबर दे देना, नंबर विंबर दे दे, नंबर विंबर क्या? It's a fascinating thing. So, are there places of Mumbai that you're really fascinated with? Like कोई बम्बई की जगह जो आपको बहुत खुश करती हो देख के? ऐसी बहुत सारी जगह हैं यार बॉम्बे की जो मुझे मतलब एक तो बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील करवाती है कभी कभी, और बहुत मजा भी आता है। नरीमन पॉइंट पूरा पैच, वो बहुत ही मतलब ऐसी जगह है, वहाँ यू एक्चुअली फील इनफाइनाइट, वो अलग अलग ही जगह है। और मेरे मतलब नरीमन पॉइंट, फिर पृथ्वी कैफे, जुहू बीच, बाबुलनाथ मंदिर। यार आपको तो ना बेहतरीन शॉट भी मिल गया ना, आई थिंक ट्राइडेंट के ऊपर से, एयर इंडिया बिल्डिंग के ऊपर से। I know. You have the whole skyline. I think that's a one in a lifetime shot for any artist or any series for that matter. Yeah. तो भाई मेरे पास ना एक सिंपल सा स्टेप है, you just have to follow. That's how we'll end the interview. Yeah. थोड़ा आपको जगह मिले तो basically we're doing this and you can just follow, okay? So Okay. आपका ही जो वो यूं कर रहे हो ना आप, वैसा सा कुछ, ठीक है? अच्छा. I'm just going to play the soundtrack, ठीक है? हाँ. It's a very very simple thing, okay? आपको सुनाई देगा क्या, बताना मेरे को. Thank you so much, Prateek. I think it was a lovely time having you and speaking to you. कई सारी बातें रह रही हैं, तो वापस आएंगे, आप गाड़ी में आइएगा हमारे साथ, भले ही एम्बेसडर या प्रीमियर पद्मिनी कर लेंगे। ठीक है, और नॉस्टैल्जिया ले आए इस चीज में हम, ठीक है? All the best for your films and all the best for everything that you step into, man. Thank you very much. Thank you, Siddharth. Bye.